Welcome back once again in our YouTube channel Solution of Life अजय पांडे और हम लोगों ने लास्ट क्लास में फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में देखा था, जहाँ पे हमने न्यूटन्स के जो लॉज थे 3। फर्स्ट लॉ जो हमारा रिलेटेड था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा अंटिल उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। सेकंड हमारा क्या था, दैट इज व्हाट, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारा, क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? चलिए, तो वही हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा था हम लोगों ने। तो देखिए, जैसे कि रेट ऑफ, मैंने बताया था कि जब भी हम रेट की बात करेंगे, कि जब भी हम लोग रेट की बात करेंगे तो क्या होता है कि जब भी हम रेट की बात करते हैं तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है। तो जब भी कोई चीज टाइम के रिस्पेक्ट में होगी तो उसको हम रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा पी का मीन्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और यहाँ पे अपॉन में टाइम है तो डेल्टा टी, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड दैट इज इक्वल टू द व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर है? यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है दैट इज इक्वल टू द 1। क्लियर है? चलिए, तो अब हमारा जो थर्ड लॉ था वो सभी को पता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो इसमें कोई डाउट नहीं। फिर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम से पहले हम लोग क्या पता होना चाहिए हमको, लीनियर मोमेंटम से पहले हमको पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। तो हम लोगों ने मोमेंटम को डिस्कस किया था, सो दैट इज पी इज इक्वल टू एम वी। क्लियर है? सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, मास एंड वेलोसिटी। फिर हमने बताया था ये वेक्टर क्वांटिटी है आपका। फिर हमने बताया था आपको कि इसकी जो यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड होगी। क्लियर है? यहां से भी एक देखिए यूनिट निकल के आएगी, क्या आएगी, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड, तो ये यूनिट हो गया इसका। क्लियर है? चलिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हीं को कवर करते हैं, आगे निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो क्या है, द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर इंटरेक्शन और कोलिजन, प्रोवाइड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। यानी कि इफ टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड टू ईच अदर, सो देयर बिफोर कोलिजन मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इज कांस्टेंट। कब तक? जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर है? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही है, देखिए दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किए हैं, एक का मास एम है, एक का एम वी, और इनका जो मोमेंटम है एम ए यू ए, एम वी यू वी। फिर जब कोलाइड हो जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, इक्वल। कब तक इक्वल रहेंगे? जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं कि कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो होल्ड द गन टाइट वाइल फायरिंग, यानी कि अगर हम जब फायर करते हैं तो गन को होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही फायर होता है उसका जो रिटर्न मोमेंटम होता है वो हमें एग्जर्ट करता है पीछे की तरफ, तो इसलिए उसको हमें टाइटली पकड़ना होता है। जंपिंग और टू द शॉर फ्रॉम अ बोट, तो जब भी जंप्स आउट करते हैं तो क्या होता है, वोट पीछे की तरफ चला जाता है। जैसे हम ऐसे जंप करते हैं तो वोट पीछे की तरफ मूव कर जाता है। दैट इज शोज दैट कंजर्व द मोमेंटम, यानी कि जो मोमेंटम पहले था वहीं जब आप आगे की तरफ बोट से ऐसे जंप कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पर्सन है, तो जब ये जंप कर रहा है तो यहाँ से ये आगे की तरफ जब जंप करता है तो ये पीछे की तरफ कुछ हट जाता है, जो बोट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ। सेम रॉकेट प्रोपल्शन में भी। तो ये जो एग्जांपल बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जांपल्स कहीं ना कहीं आपके यूज आते रहे। और ये इसलिए कि कई बार एग्जांपल दिया होता है और आपको उसमें से फाइंड करना होता है कि कौन सा लॉ वहां पे अप्लाई हो। क्लियर है? चलिए, शोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बाय एन एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, कि जो स्पेस में जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो क्या होता है कि जब वो स्पेस की तरफ जाना चाहता है तो थ्रोज सम ऑब्जेक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे कि अगर उसको उधर जाना है तो वो इधर की तरफ फेंकेगा, तो जब इधर की तरफ फेंकेगा तो वो उस पर मोमेंटम देगा, तो वो बैक साइड में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये किस लिए है आपका, ड्यू टू लीनियर
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद रखिएगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे फॉलो करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये नेसेसरी है, इसको हम कहते हैं कि दैट इज अ नेसेसरी इविल। क्या कहते हैं? नेसेसरी, कि ये अपने आप ही आएगा और ये कई जगह इम्पोर्टेंट भी है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें जो हमारी लाइफ में चल रही हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो क्या होगा कि जब भी कोई दो बॉडीज एक दूसरे से स्लाइड करती हैं या सरफेस से मूव करने की कोशिश करती हैं या मूव करती हैं, तो वहां पर एक फोर्स आ जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, जो कि उस मोशन का अपोज करता है। यानी कि अगर कोई दो बॉडी रखी है और वो अगर मूव कर रहे हैं, तो जैसे मूव कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि मूव कर रहे हैं या मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में पैरेलल एक फोर्स आता है जो कि उसके मोशन का अपोज करता है, और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखिएगा। और इसी अपोजिंग फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर? रीजन ऑफ फ्रिक्शन तो सिंपल था भाई, हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, क्या पढ़ा है कि फर्स्ट रीजन क्या है? प्लेन्स की सरफेस। तो जैसा सरफेस, अगर सरफेस आपका जैसा होगा वैसा ही हमारा क्या होगा? फ्रिक्शन कॉज होगा। अगर रफ सरफेस होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन कॉज होगा। क्लियर है? चलिए, लिमिटेशन ऑफ द रीजन देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। अब कई बार हम लोग ये समझ लेते हैं कि जैसे कि दो ऑब्जेक्ट हैं और ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस है, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या होगा कि यहां पर जैसे ही हम इसको फोर्स करते हैं इस डायरेक्शन, तो यहां पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा आपका, यहां पर एक देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है? और ये आपने जो फोर्स एक्ट किया है इसको मूव कराने के लिए, तो यहां पर देखिए ये जो सरफेस है ये कितना ज्यादा है इससे मैटर नहीं करता। क्लियर है? ये जो सरफेस है आपका ये कितना ज्यादा है इससे मैटर नहीं करता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि अगर ये सरफेस किस नेचर का है। अगर ये रफ है, यानी कि नेचर यहाँ पे मायने रखे, कि अगर ये रफ है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन अगर ये स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। बट ये मैटर नहीं करता है कि वो कितना ज्यादा सरफेस है या कितना कम है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर आपके सामने कोई बात आती है कि क्या फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, तो नहीं, सिंपल सा फंडा है कि, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्लियर है? चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं इसको। क्यों? ये कब आता है? जब बॉडी इज लाइंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी विदाउट एनी मोशन। क्लियर है? अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, चलिए ठीक है, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर ये एक सरफेस पे प्लेस है, तो ये आपका क्या है? सरफेस है, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि हमको क्या समझना है, और इससे रिलेटेड कई बार नीट में, जेई में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, और कई बार बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो यहाँ पे आपने फोर्स लगाया और यहाँ पे मैं फ्रिक्शन फोर्स का लिख देता हूँ, तो ये एक टेबल बना देते हैं। तो अब जैसे कि मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि बॉडी मूव नहीं की, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लग गया? 10 न्यूटन लगी। क्लियर है? इसके बाद आपने क्या किया? 20 न्यूटन कर दिया, फिर बॉडी मूव नहीं की, 20 न्यूटन फ्रिक्शन भी आ गया। क्योंकि अगर ये देखिए फ्रिक्शन किधर आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अभी हमने पढ़ा था। और अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो यानी कि दोनों फोर्स क्या हो जा रहे हैं? बैलेंस हो जा रहे हैं। अगर ये 10 है इधर, तो ये 10, दोनों का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे 30 न्यूटन लगा दिया, इधर भी 30 हो गया। क्लियर है? अब जैसे ही हमने यहां पर, बहुत ध्यान से समझिए, कि 31 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव,
बॉडी क्या हो गई, मूव हो गई। तो आप इन सब कंडीशन से देख सकते हैं, क्या फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है? नहीं है। क्या फ्रिक्शन फोर्स आपके फोर्स अप्लाई करने से आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इस फोर्स को क्या कह सकते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कि जैसे जैसे आप अप्लाइंग फोर्स बढ़ाएंगे उस हिसाब से वो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। बट एक लिमिट के बाद, एक लिमिट के बाद क्या होगा कि बॉडी मूव कर जाएगी और वो जो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था, वो एक पॉइंट से कम हो जाएगा। और जब उस पॉइंट से कम हो जाएगा तो जहां तक ये बॉडी मूव नहीं किया था उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? ठीक है। तो कई बार हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे कि यहाँ पे 100 के न्यूटन का फोर्स लग रहा है और बॉडी को मूव कराने के लिए कितना फोर्स चाहिए। तो कई बार जो हमारा अप्लाई फोर्स होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो बॉडी मूव करे। आपको बॉडी मूव कराने के लिए वो स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन पे पहुंचना ही पड़ेगा। वो एक लिमिट है कि उस लिमिट के बाद ही वो आपका बॉडी मूव करना स्टार्ट हो। क्लियर है? क्लियर है? कई बार ये क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा, कि दे देगा आपको 10 न्यूटन है और 10 न्यूटन में बॉडी को मूव कराना है, तो बताइए कि बॉडी कितने फोर्स पे अप्लाई होगी या मूव करेगी, स्टार्ट टू मूव हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो आएगा वही आपका आंसर रहेगा अगर आपका अप्लाइंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सब समझ में आया होगा। इसके बाद हम जो हमारा जो सेकंड आता है वो आता है, सेकंड जो रीजन है मस्कुलर, कि it arises on account of strong atomic or molecular force of attraction between the two surface at the points of actual contact। सेकंड रीजन, पहला पहला रीजन हमने क्या पढ़ा था कि नेचर ऑफ द सरफेस। सेकंड क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि जब भी हम कोई बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सरफेस एट द पॉइंट्स ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट, यानी कि जहां पर एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है उसी का हम बात कर रहे हैं। तो दीज एरियाज आर रफली इन द रेशियो ऑफ 1:10⁴। क्लियर है? ये याद रखिएगा, ये डाटा कभी कभी आ सकता है। द एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द एडेसिव प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स टू लो। तो क्या होता है कि जो एक्चुअल एरिया होता है, जैसे ऐसे कोई बॉडी रखी तो वो ऐसे नहीं रखी, बहुत कई कई जगह पे ही वो कांटेक्ट में आ रही, तो हमको लगता है कि वो सभी जगह से कांटेक्ट में आ रही, बट ऐसा नहीं है। क्लियर है? तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एडेसिव प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? तो डिफॉर्म प्लास्टिकली एंड बिकम कोल्ड वेल्डेड टुगेदर। क्या होता है कई बार ये ऐसे एक दूसरे को डिफॉर्म कर देता है प्लास्टिकली और इलास्टिकली, आपको हम आगे पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो वो कोल्ड वेल्डेड कर देगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी चिपक जाती है। क्लियर है? When one body tries to move over the other, it involves rupturing of thousands of such tiny cold welds। अब देखिए जैसे कि ये है, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे बॉडी है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो स्मूथ नहीं दिखेगी, कुछ इस तरीके से ऐसे दिखेगी। और जब दूसरी बॉडी पे भी रखा होगा तो वो भी कुछ इस तरीके से ऐसे 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 होगा। अब जब क्या होता है कि हम इस पे रखा रहेगा तो वो प्रेशर की वजह से क्या होता है, बहुत जगह से ये वेल्ड हो जाता है। और जब ये वेल्ड हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शन का अपोज करता है। फ्रिक्शन यानी कि फोर्स का जो है वो अपोज करने लगेगा। क्लियर है? तो सेकंड क्या हो गया हमारा, मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो सेकंड टाइप हम देख रहे थे। तो हमने दो नेचर देखे थे, रीजन क्या क्या है। फर्स्ट था मॉलिक्यूलर फोर्स, सॉरी नेचर ऑफ कांटेक्ट, सेकंड था मॉलिक्यूलर फोर्स। फिर हमारा फर्स्ट थ्री टाइप्स के फ्रिक्शन थे। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और फिर हम बात करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे ही यहाँ पर आपको एक बॉडी दी गई थी और यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था, और ये तब तक आ रहा था जब तक ये फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ना हो। तो जैसे ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा उसी फ्रिक्शन फोर्स को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैंने बताया था कि 30 पे मूव हो रहा है तो ये 30 न्यूटन क्या हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन जैसे ही होगा उसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो बिकम्स जीरो। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? तो और हाँ यहाँ पे क्या है, वी इफ वी स्टार्ट अप्लाइंग फोर्स द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। दिस हैपेंस अंटिल द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शनल। तो ये कब तक होगा, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से वो कम रहेगा।
तब तक वो अपने आप इंक्रीज होता रहेगा और जैसे ही वो ज्यादा होगा वो जीरो हो जाएगा और आपकी बॉडी मूव कर। क्लियर है? फिर आता है काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। सिंपल सा फंक्शन ये है, जैसे कि जब कोई बॉडी मोशन में होगी, रिलेटिव मोशन में होगी, तो उस टाइम पर जो फ्रिक्शन आ रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या होता है? टू टाइप का होता है। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन टू स्लाइडिंग बॉडी। स्लाइडिंग जैसे कि पिस्टन और सिलेंडर जब स्लाइड होते हैं तो वहां पे जो फोर्स आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ एन अदर बॉडी। तो जैसे कि आपका जो रेल व्हील है, जब वो ट्रैक पे रोल करता है तो वो वहां पे जो फ्रिक्शन आएगा कांटेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा आपका, ये क्या होगा? हमेशा लेस देन होगा किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये ध्यान रखिए। क्लियर है? यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम आ जाते हैं। ठीक है? और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि चाहे आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो चाहे स्टैटिक फ्रिक्शन हो, दोनों ही क्या होते हैं? एडवांटेज देख लेते हैं कि आपको पता है कि वॉकिंग के लिए, टर्निंग के लिए, स्टॉपिंग के लिए, a nail is fixed in the wall due to friction. If there is no friction between the tires of the automobile, the road, तो क्या होगा? हम रोक नहीं पाएंगे, डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाएंगे। Wearing of cap, ring and belt is only possible because of friction. Clear? We can write using pen. सबसे important, अगर हमारा फ्रिक्शन ना हो तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ये पेन का मॉलिक्यूल होता है ये तभी आपका राइट कर पाता है जब फ्रिक्शन होता है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन वियर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज। क्लियर? फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि मटेरियल बाहर आ जाता है, चाहे अगर हम स्क्रू कर रहे होते हैं, उसको टाइट कर रहे होते हैं, या बॉल वियरिंग या शोल्स में या शूज में, कहीं भी आप देख सकते हैं फ्रिक्शन प्रोड्यूस अनवांटेड हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट आती है, अब रब करते रहेंगे हाथ को तो हाथ गर्म हो जाते हैं, ठंड में हम लोग ऐसा करते हैं। सो रिड्यूस द ओवरऑल इफिशियंसी। तो क्या होता है, जहाँ पे हमें वो नहीं चाहिए वहां पे भी ऑटोमेटिक किया जाता है। तो इट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हेंस मोर एनर्जी इज नेडेड टू ओवरकम फ्रिक्शन। तो इसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। मेथड्स सिंपल सा फंडा है कि पॉलिशिंग कर दो, वहां पे सरफेस को जितना स्मूथ बना देंगे हम, उतना ही क्या होगा? फ्रिक्शन कम हो जाएगा। लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स में जैसे ग्रीस है, ग्रेफाइट है, अदर कई सारे जो हैं लुब्रिकेंट्स हैं, लिक्विड है, वो सारी चीजें बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल्स एक्ट्स बिटवीन टू सरफेस। तो हमें प्रॉपर मटेरियल अटैच करना हो, जैसे कि भाई हमें जहाँ पे ग्लास चाहिए वहां पे अगर हम वुडन वुड ले लेंगे तो इस तरीके का जो मटेरियल्स है, तो ये सारी चीजें। और जहाँ पे रोलिंग रिड्यूस वाला सिस्टम है या रोलिंग मैटर है, वहां पे हम बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे। सबसे कम, सबसे मिनिमम यहाँ पर इस बेयरिंग में क्या होता है? आपका फ्रिक्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए मोस्ट जो सुटेबल बेयरिंग होता है ये आपका बॉल बेयरिंग। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अभी हमने रिड्यूसिंग पढ़ रहे थे, अब हम देखते हैं कि कैसे इंक्रीज करना है। सिंपल सा फंडा पहला तो पता ही है, उल्टा कर दो रफ बाय प्रेसिंग हार्डर। ज्यादा अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर दिया तो भी हमने पढ़ा था कि कोल्ड वेल्डेड हो जाएगा, उससे भी क्या होगा आपका? चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में परफॉर्म करती है तो उसके एक सेंटर की तरह फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि F इज इक्वल टू एम ए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, और ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाता है एम वी स्क्वायर अपॉन। वी क्या है? वेलोसिटी है। आर क्या है? रेडियस है। ए क्या है? लीनियर एक्सीलेशन है। एफ Here, this force must originate from some external source such as gravitation में होता है, टेंशन, फ्रिक्शन, कूलम फोर्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब भी मोशन ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, तो जब भी हमारा लेवल सर्कुलर रोड पे जब मोशन कर रहे होते हैं और अचानक से अगर कार को हम इस तरफ टर्न कराते हैं तो क्या होता है? उसके एक सेंटर की तरफ क्या हो जाता है? एक फोर्स आता है। ठीक है? बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स एंड ट्रैक्स, तो कर्व रोड्स और ट्रैक्स पे भी जब हम मुड़ते हैं तो क्या होता है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। क्लियर है? और जब हम मक्खन वगैरह निकालते हैं तो वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से निकलता है। क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इट एक्सपीरियंस एन आउटवर्ड। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कराते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो वो बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीपिटल का मीन्स है अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है बाहर की तरफ। क्लियर है? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग इसको, ये क्या है इसमें। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिंपल सा हमारा क्या है फंडा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जैसे कि यू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस प्रेजेंट इन अ फ्लूइड। वही मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से मिल्क का हम कई सारे मिल्क से मक्खन दूध दही इस तरीके से निकालते हैं, हैवियर मिल्क पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द सर्कमफरेंस, वही है। सिमिलरली इन ब्लड टेल्स द सेंट्रीफ्यूगल स्पिन द ब्लड एंड सेपरेट द रेड ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी डिफरेंस। ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है वो भी ऐसे ही वर्क करेगा। अब उसमें वेट क्लॉथ्स डालेंगे तो वो रोटेट होने लगेगा, तो सारे कपड़े साइड में चिपक जाएंगे और जो डेंसिटी वाला मटेरियल होगा वो क्या होगा, सेंटर में आके बाहर हो जाएगा। क्लियर है? और ये एक सर्कुलर मोशन इन एटम। तो ये भी क्या होता है कि इन द एटम द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सप्लाइज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए क्लियर है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड मूव करते रहते हैं। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आया होगा, और थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको क्वेरी है वो आप कमेंट में कीजिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एवरीवन।